कितने ही कमेंट मैंने ऐसे भी पढ़े हैं जहाँ पे मदर हों या फादर हों, वो ये लिखते हैं कि जब बच्चे का ऑटिज़म डायग्नोस हुआ तो मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे डिवोर्स दे दिया। अक्सर हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि ये चीज़ तुम्हारी वजह से आई है, तुम्हारी वजह से आई है। हालांकि अभी तक किसी रिसर्च में ये निकल के नहीं आया है। अभी तक तो ऑटिज़म का एग्जैक्ट कॉज तक पता नहीं चला है कि ये किस वजह से होता है। सो ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है कि एक सिंगल पेरेंट के लिए ऑटिस्टिक बच्चे को संभालना, फिर फाइनेंशियली भी देखना, फिर सोसाइटी से भी डील करना, ये सब चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा गट्स और हिम्मत चाहिए। और ये कई ऐसे सिंगल पेरेंट हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सो अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसने ऐसा किया है, जिसने अपने पार्टनर और बच्चे को छोड़ दिया है, तो क्या ये गिल्ट लेके आप पूरी ज़िंदगी कैसे बिता सकते हैं? मतलब क्या इस गिल्ट के साथ आपके दिमाग में ये गिल्ट नहीं आता है कि कैसे मैं इतना खुदगर्ज हो सकता हूँ कि जब मेरे पार्टनर को और मेरे बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस टाइम पे मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। एक बार आप ज़रूर सोचिएगा इस चीज़ के बारे में, या कोई ऐसा पेरेंट जो ऐसा करने के बारे में सोच रहा है तो ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोचिएगा कि ये करने के बाद क्या आप खुद खुश रह पाएंगे पूरी ज़िंदगी। हालांकि कुछ लोग होते हैं भाई, खुदगर्ज होते हैं और वो रह लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है जब इस तरह के कमेंट मैं पढ़ती हूँ। थोड़ा सा अपना स्टार्टिंग का मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से स्टार्टिंग में हम हस्बैंड वाइफ ने मिलकर इस सिचुएशन को डील किया। और मैं समझ सकती हूँ कि जब पार्टनर का साथ आपके साथ है तो हर सिचुएशन से लड़ना थोड़ा ईजी हो जाता है, हिम्मत आ जाती है कि हम हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। कोई रिलेटिव आपको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ हैं ना, तो आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। स्टार्टिंग में जब ऑटिज़म का डायग्नोस हुआ हमारे बच्चे का, तो मेरे हस्बैंड को तो फुल आइडिया था, मतलब अर्नब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था। तो जैसे ही डायग्नोस हुआ, मैंने तो ऑटिज़म का नाम तक नहीं सुना था, मतलब ऑटिज़म क्या होता है। तो मैंने सोचा होता होगा कुछ दवाई दे के ठीक हो जाएगा ये, है ना। तो मैं जल्दी घर आ गई थी। तो बाद में मेरे हस्बैंड ने साइकेट्रिस्ट से पूरा बात किया, क्या है क्या नहीं है। तो उनको पूरा आइडिया था कि ये चीज़ कभी क्योर नहीं होगी और ये लाइफ लॉन्ग चलेगी हमारे साथ। लेकिन मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बाद में पैनिक हो गई जब उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें क्योर नहीं होंगी, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। लेकिन मैंने बिलीव नहीं किया था। ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया हुआ है कि 5 ईयर तक मैंने बिलीव नहीं किया था। 5 ईयर तक मेरे दिमाग में यही धुन सवार थी कि मैं अपने बच्चे को सब कुछ सिखा दूँगी और मैं प्रूफ कर दूँगी कि ऑटिज़म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, मेरा बच्चा नॉर्मल है। तो बाद में मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। जब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चली, तब मुझे पता चल गया कि हाँ, ऑटिज़म सच में होता है और ये कभी क्योर नहीं होता और ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो ये चीज़ें थी। तो स्टार्टिंग में ना मेरे हस्बैंड ने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो, उनका एक ही हर बार डायलॉग होता था कि देखो यार, लोग तो हमसे भी बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में है, ये कम से कम चलता फिरता तो है, शरीर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी देख लेंगे क्या होगा, मतलब चलो जो है सो है, अब आगे का देखते हैं। उनका वो वाला एटीट्यूड था। मतलब थोड़ा बहुत डिप्रेशन में तो वो भी आए, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को स्टार्टिंग में संभाल लिया, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यही चीज़ थी कि अगर एक पार्टनर पैनिक कर रहा है और दूसरा थोड़ा संभल गया है तो उस चीज़ का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। कई सारी प्रॉब्लम आने लगी, थेरेपी सेंटर ढूंढना है, थेरेपी सेंटर का स्ट्रगल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर प्ले स्कूल ढूंढना है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि ऐसे बच्चे को कौन रखेगा। मतलब उस टाइम पे घर पे ही काफ़ी लोगों ने प्ले स्कूल खोल के रखे थे। तो वो ना पता नहीं क्या होता था, मुझे टेंशन होती थी कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी। लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगता था, मतलब मिरेकल की तरह वो उन चीज़ों को पॉसिबल कर देते थे। मतलब प्ले स्कूल की मैं टेंशन ले रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो प्ले स्कूल का इंतज़ाम हो गया, मैंने बात कर ली है और मैंने उनको अर्नब के ऑटिज़म के बारे में सब कुछ बता दिया है। और इतना अच्छा प्ले स्कूल ढूंढा कि वो लोग, मतलब अर्नब वहाँ पे फुल मस्ती भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने उसको 1 ईयर तक अपने पास रखा और संभाला। तो उसके बाद स्कूल की टेंशन
तब तो मुझे 100% ये मन में ये विश्वास था कि अर्नव स्कूल में एडजस्ट नहीं करेगा और स्कूल में मतलब हंगामा होगा और प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। डर बहुत ज़्यादा था, हालांकि अपनी तरफ से मैंने फुल एफर्ट करके रखे थे कि 4 ईयर में जब वो स्कूल गया तो 3 ईयर से लेके 4 ईयर तक ना मैंने उसको 1 ईयर में अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई करना और लिखना मैंने उसको सिखा दिए थे। हालांकि राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी, थोड़ा लाइट लाइट ही लिखता था, लेकिन आइडिया हो गया था उसको। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिमाग में यही टेंशन की स्कूल जाने से पहले मुझे ये चीज़ कवर करनी है। मतलब डेली प्रैक्टिस कराया मैंने और 1 साल लग गया उन अल्फ़ाबेट को सीखने के लिए, वो भी ओनली कैपिटल लेटर्स। तो मन में थोड़ा सा चलो हिम्मत आई कि चलो बिहेवियरल इश्यूज आएंगे, लेकिन वो लोग ये तो देखेंगे कि ये थोड़ा बहुत लिखता पढ़ता है। तो ये सब चीज़ें थी। स्कूल में अर्नव गया, अगेन वही हुआ जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमको पता था वो होने वाला है। रोज़ हंगामा हो रहा है, अर्नव इधर उधर भागना, ये सब कुछ, पूरा क्लास सर पे उठाना, बिल्कुल एडजस्ट नहीं करता था। और मतलब 1-2 वीक भेजने के बाद ही ना मैं घर पे बैठ गई और मतलब टीचर की कंप्लेंट सुन के ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मेरा। रो रही हूँ मैं घर पे कि अब मैं इसको स्कूल नहीं भेजूँगी, नहीं जाना है स्कूल में। मतलब शाम को हस्बैंड ऑफिस से वापस आए, स्कूल नहीं भेजेंगे इसको। मतलब रोज़ मुझे इंसल्ट झेलना पड़ता है, रोज़ टीचर की कंप्लेंट सुननी पड़ रही है सबके सामने, ये वो सब कुछ। और मेरे हस्बैंड, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन बच्चों के लिए मैंने पता किया है, शैडो टीचर हम लोग रख सकते हैं और शैडो टीचर तुम ही बैठोगी, तुम पढ़ी लिखी हो, हम जुगाड़ करेंगे, हम बात करेंगे स्कूल में। पहले मैं बात करता हूँ वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो मतलब वो भी मेरे लिए एक तरह का झटका ही था, मतलब कि मैं स्कूल में बैठूँगी इतने छोटे बच्चों के बीच में। बहुत ज़्यादा मतलब आज भी मैं सोचती हूँ ना तो सेम स्ट्रेस एंग्जाइटी मुझे फील होने लग जाती है। मतलब मैं याद तक नहीं करना चाहती हूँ उन चीज़ों को। लेकिन आज आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं आप में से कई पेरेंट होंगे जो इस लेवल पे होंगे जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो स्कूल में जब बात किया तो मैंने फिर भी सोच लिया चलो ठीक है मैं बैठूंगी तो लेकिन मन में ये डर था कि मैं भी तो खुद कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ उसको, मैं क्या करूँगी, तब तो और ज़्यादा इंसल्ट होगी स्कूल में कि ये खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही है, हम कैसे कंट्रोल करेंगे यार। मतलब ऐसी हालत थी, मतलब इतना टेंशन, मतलब। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं ट्राई करूँगी, देखते हैं क्या होता है। तो फिर उसके बाद मतलब स्कूल में बात किया, स्कूल वालों ने अलाउ नहीं किया कि हम मदर को अलाउ नहीं करेंगे एज ए शैडो टीचर, आप कोई और रखो और उसको आप पे करोगे। लेकिन मेरे हस्बैंड वहाँ पे डटे रहे कि क्यों नहीं करेंगे, इसने बीएड किया है और ये ट्रेंड है और आप इसको अलाउ कीजिए। नहीं किया। फिर मेरे हस्बैंड ने जो स्कूल की कमेटी होती है वहाँ पे लेटर दिया और कमेटी में लेटर जब दिया तो कमेटी वालों ने हम लोगों को अलाउ कर दिया। तो उस टाइम पे अपनी कॉलोनी में जो स्कूल हैं तो आप ये समझ लो कि हमारा ही ऐसा केस था, शायद मैं ही पहली शैडो टीचर थी इन स्कूल्स में। मेरे बाद तो कई मदर्स को अलाउ किया गया, मतलब। लेकिन जो बेसिक स्ट्रगल था ना, वो पहला स्ट्रगल वो हम लोगों ने किया, तो वो हम लोगों ने वो चीज़ स्टार्ट की तो आगे के जो पेरेंट्स थे उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये बोलने में आसान लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत की कि कैसे ना कैसे मुझे अलाउ किया जाए। तो जो भी डॉक्यूमेंट होते थे, जो भी सीबीएसई की गाइडलाइंस होती थी, जो भी रूल रेगुलेशन, सब कुछ विद प्रूफ मेरे हस्बैंड आगे जाके डिस्कस करते थे इन चीज़ों को और अलाउ कर दिया उन्होंने। मैं स्कूल जाने लगी और स्कूल में जब मैं अर्नव को देख रही हूँ तो अर्नव लिटरली हाइपर, मतलब घर से ज़्यादा स्कूल में उसको संभालना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन प्री प्रेप में आप देखते हो कि बच्चों का जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, राइमिंग, स्पोर्ट्स, ये बात ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, तो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था। मतलब उसको इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना जो स्ट्रेस था ना, जो मुझे घर में रह के आ रहा था ना, मेरा स्ट्रेस डबल ट्रिपल हो गया जब मैं अर्नव के साथ स्कूल में बैठने लगी। क्योंकि तब मैं ना हर पल ये चीज़ देख रही थी कि हर पल मैं उस चीज़ को कंपेयर कर रही हूँ कि मेरा बच्चा क्या है और बाकी बच्चे क्या हैं। तो वहाँ पे ना आप रियलिटी देखते हो, वो रियलिटी आप ऐसे नहीं देखोगे, ऐसे तो आपको कई मतलब कभी कभी दिखेंगी वो चीज़ें, लेकिन स्कूल में ना वो पूरा बोलते हैं ना कि
रियलिटी आपकी आंखों के सामने आ जाती है कि बाकी बच्चे कितने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अगर शैडो टीचर आप चाहती हैं अपने बच्चे के साथ स्कूल में बैठना, तो ये सब एंग्जाइटी जो है ना, इससे भी आपको डील करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे कई बार ऐसा होता कि क्लास में ही मेरे आंसू निकल जाते थे। तो ऐसा होता था कि जो टीचर पहले कंप्लेंट करती थी वो भी एक्चुअली यार है तो इंसान ही ना, तो वो बेटर तरीके से समझ जाती थी कि मेरे दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो वो मुझे इमोशनल सपोर्ट देती बीच में कि धीरे धीरे वो कर लेगा, आप टेंशन मत लीजिए। वो भी एक सिंगल पेरेंट ही थी। तो धीरे धीरे ना चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल हो गई, मुझे आदत हो गई, हैबिट हो गई। और आप देखोगे कि बीच बीच में हमने ट्राई भी किया। हाइपर एक्टिविटी तो अर्नब का डाउन हो गया जब वो मतलब फर्स्ट क्लास तक तो मैं जा रही थी एज ए शैडो टीचर उसके साथ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट क्लास तक आते आते ना मेरे साथ वो प्रॉपर बोर्ड से राइटिंग करना है या जो टीचर की इंस्ट्रक्शन है तो मैं उसको बोलती थी कि ये करना है। मतलब टीचर की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वो नहीं समझता था। जब मैं उसको समझाती थी तो वो समझ जाता था कि हाँ अभी एग्ज़ाम है, अभी टीचर आगे रीडिंग के लिए बुला रही है, मैं साथ में जाती थी तो टीचर के सामने वो रीडिंग करेगा, ऐसे करेगा। तो इस तरह से मैं इंटरमीडिएट बन गई टीचर और अर्नब के बीच में। उसका देखो शैडो टीचर का टॉपिक मैं बाद में अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्या इसके ड्रॉबैक हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, ये टॉपिक मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। फिर से नया वीडियो बना के, इसमें लॉन्ग हो जाएगा। तो अल्टरनेट डे में फिर हम लोगों ने ट्राई किया। हाइपर एक्टिविटी तो उसकी डाउन हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कोरोना आ गया 3-4 साल, तो फिर ऑनलाइन स्कूलिंग चली। फिर बाद में जब हम लोगों ने 4th क्लास में उसको डाला कोरोना के बाद, तो फिर से उसके बिहेवियरल इश्यूज़ आने लगे। यानी कि हाइपर एक्टिविटी तो नहीं थी, लेकिन बिहेवियरल इश्यूज़ अगर मैं बात करूं तो उसका प्रॉब्लम ये था वर्बल स्टीमिंग। आप देखते हो, मैं अभी भी आपको यही बोलती हूँ कि अर्नब का जो वर्बल स्टीमिंग है वो शुरू से ही सिवियर रहा है और अभी कहीं जाके वो थोड़ा काम डाउन हो रहा है वर्बल स्टीमिंग। हाँ, इन दिनों में अब लग रहा है कि 1-1.5 साल से अब वर्बल स्टीमिंग थोड़ा डाउन होने लग गई है। तो ये चीज़ें थी। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। बाकी मेन स्ट्रीम स्कूल से हम लोगों ने उसको स्पेशल स्कूल में क्यों डाला, वो वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि अर्नब का एकेडमिक 5th क्लास तक थोड़ा ठीक था। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा ठीक था, लेकिन फिर भी उसको एग्ज़ाम वगैरह के लिए स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि इन स्कूल्स में तो अवेलेबल था ही नहीं। 6 स्कूल के लिए सिर्फ एक स्पेशल एजुकेटर है, वो कभी मिलता कभी नहीं मिलता। बाकी मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट किए कि वो एकेडमिक कर ले, लेकिन बाद में मैंने आपको बताया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता था। बेसिक एजुकेशन उसका है, रीडिंग राइटिंग कुछ चीज़ें वो समझ जाता है, लेकिन एकेडमिक इतना अच्छा उसका नहीं है। दैट्स वाई मैंने ये चीज़ सोची कि एकेडमिक के पीछे अगर मैं पड़ी रहूँगी तो ना तो मुझे एकेडमिक का कुछ बेनिफिट मिलेगा और ना ही दूसरी चीज़ों का कुछ बेनिफिट मिलेगा। सो ये चीज़ मुझे बखूबी समझ में आ गई 6 क्लास तक जाते जाते, और तब मैंने ये डिसाइड किया कि अब एकेडमिक को थोड़ा सा हम लोग साइड में करेंगे, पूरा साइड नहीं करेंगे, थोड़ा सा साइड में करेंगे। बाकी अर्नब को दूसरी लाइफ स्किल के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, बिकॉज ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ एकेडमिक ही ज़रूरी नहीं है, बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी। तो अब जब मैंने उसको स्पेशल स्कूल में डाला है तो स्पेशल स्कूल में वो फुल इंजॉय कर रहा है, बिल्कुल एग्जाइटी स्ट्रेस उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 13 सालों में मैंने कभी उसको आफ्टरनून में सोते हुए नहीं देखा। अब जब वो स्कूल से आता है तो इमीडिएटली वो 10-15 मिनट के बाद सो जाएगा गहरी नींद में, रात को भी सो जाता है। तो आप देख लीजिए, यहीं से क्लियरली पता चलता है कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस अब उसमें नहीं है। स्पेशल स्कूल का ये बेनिफिट उसको हुआ। और बाकी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, उसकी सिंगिंग के ऊपर हम लोग फोकस कर पा रहे हैं। तो टाइम चाहिए पेरेंट को। और मेन स्ट्रीम स्कूलिंग का जो भी है, ये सब कुछ मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया है पहले वाले वीडियो में कि क्या मुश्किलें आती हैं। तो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए फिर मेन स्ट्रीम स्कूलिंग जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम करती है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें फिक्स टाइम के हिसाब से चलती हैं और हम लोगों को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। सो आई होप ये एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा गाइस।